अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अब तक तो आपको डियर नॉलेज पे इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड ही वीडियोस मिल रही थी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ, फिर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 आपको मिल रहा है, उससे रिलेटेड लेक्चर्स हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया, मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इसमें एडिशन कर लिया जाए साइकोलॉजी के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी। उनमें से जो मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा एक किस्म का इम्पोर्टेंट लगा, मुझे लगा कि ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि आपको इससे भी थोड़ा-सा फ़ायदा हो। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसके सीरीज़ स्टार्ट करवा दूँ। और जो हमारी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल है उसका रेफरेंस लेके और एबनॉर्मल साइकोलॉजी इन दोनों को मिला के और इन दोनों का यानी कि एक मजमुआ इन दोनों का रेफरेंस लेते हुए आपको मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए, आपके साथ लेक्चर शेयर किया जाए, ताकि आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पता चले। क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हमारा चलता रहेगा साथ साथ। इसके अलावा वो लोग कि जिनको थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में भी जानना है, तो उनको भी जो है इस लेक्चर से फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट इस पे भी आ रही थी कि एब्नॉर्मल साइकोलॉजी पे भी वीडियोस बनाना शुरू कर दें, सोशल साइकोलॉजी पे बनाना शुरू कर दें। थोड़ा-सा एक था मेरा बिज़ी रूटीन, तो उसकी वज़ह से मुझे इतना टाइम नहीं था मिल रहा, लेकिन आई हैव डिसाइडेड कि हर मंडे और ट्यूसडे मैं कोशिश करूँगी कि आपको लेक्चर्स मिलते रहें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे। इसके अलावा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पे भी मैं सोच रही थी कि कुछ इन्फॉर्मेटिव दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं साइकोलॉजी के, उससे रिलेटेड भी कुछ लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करना शुरू कर दूँ। अच्छा, तो स्टार्ट करेंगे हम सीरीज़ ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। और जो मैंने शुरू किया है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, वो है मूड डिसऑर्डर्स। और मूड डिसऑर्डर्स को हम सीखेंगे कि मूड डिसऑर्डर्स क्या है, और DSM-5 में मूड डिसऑर्डर्स को किस तरह डिफ़ाइन किया। और जब साथ साथ आप एब्नॉर्मल साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, तो आपको मूड डिसऑर्डर्स पढ़ना या सीखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। अच्छा, मूड डिसऑर्डर्स जो है उसको DSM-5 में दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है। मूड डिसऑर्डर्स की अम, दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक है डिप्रेसिव डिसऑर्डर और एक है बाइपोलर डिसऑर्डर, और उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं। चूँकि पहले ये दोनों एक ही कैटेगरी होती थी, लेकिन बाद में जो DSM-5 है, उसमें मूड डिसऑर्डर्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज़ में, दो ब्रॉड इसके टाइप्स में इसको स्प्लिट कर दिया। एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर था और एक बाइपोलर डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अगर बात की जाए, सिर्फ डिप्रेसिव की अगर बात की जाए, क्योंकि इसके दो टाइप्स हैं, एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और एक बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात की जाए, तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू DSM-5 इसके भी मज़ीद टाइप्स हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में क्या होता है, डिप्रेशन से रिलेटेड जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, और इसको मज़ीद टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। अ, जिसमें एक है डिप्रेसिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ये भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर की एक टाइप है, डिप्रेशन की एक टाइप है। और एक है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स भी इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसको दाइस्थेमिया भी कहा जाता है। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है। सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है। अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, और अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। ये सारे वो टाइप्स हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जो कि आप सीखेंगे मूड डिसऑर्डर्स में। थोड़ा सा अगर आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर का ओवरव्यू दे दूं कि इसके तो ये सारी टाइप्स थी डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, सरसरी सा बता दूं कि इसमें क्या होता है, इस क्या चीज़ इसमें कॉमन है, क्या चीज़ इसमें नहीं है कॉमन, वो थोड़ा सा बता देती हूँ। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर का अगर सरसरी बताऊं, तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर को बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर से सेपरेट किया गया इन DSM-5 है। DSM-4 जो था, जो पिछला डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल था, क्योंकि अपडेटेड वर्जन जिसकी आती रहती हैं, अभी तो मैंने सुना है शायद DSM-5 TR भी कहीं रिलीज़ हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। एंड लेट मी चेक, अगर
उससे भी कुछ हेल्प मिलती है, आई विल शेयर दैट विद यू एज वेल. डिप्रेसिव डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू DSM-5 इट हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. बाइपोलर या मैनिक टाइप की जो डिसऑर्डर्स हैं उसको टोटली सेपरेट कर दिया, वो एक अलग किस्म का डिसऑर्डर है. एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज समथिंग एल्स. विलियम स्टायरन 1990 में उन्होंने लिखा, जो अलामात उन्होंने एक्सपीरियंस किए डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में, तो उन्होंने लिखा कि लाइक एनीवन एल्स आई हैव ऑलवेज had time when I felt deeply depressed, but this was something altogether in my new experience, a despairing, unchanging paralysis of the spirit beyond anything I had ever known or imagined could exist. अब वो अपना आपको बता रहे हैं कि जब डीपली डिप्रेस्ड फील किया मैंने, तो मुझे कुछ नया सा एक्सपीरियंस हुआ, और वो क्या था, एक डिस्पेयरिंग अनचेंजिंग पैरालिसिस है. और ये सारे वो सिम्टम्स जो थे वो अपने ही एक्सप्लेन करें. तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर को अगर मज़ीद आपको इसके सिम्टम्स और इसकी क्राइटेरिया वगैरह बताऊंगी, तो आपको विलियम स्टारन की ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी. चूँकि मैंने आपको बताया था कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा सरसरी बता देती हूँ कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर असल में है क्या चीज़। डिप्रेसिव डिसऑर्डर को सादी ज़बान में कहूँ तो डिप्रेशन है। लेकिन डिप्रेशन जो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा आप सैड फ़ील करना शुरू कर जाते हैं, और आप हर एक चीज़ से आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और वग़ैरह-वग़ैरह, और ये डिप्रेशन है। नहीं, डिप्रेशन की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। लेकिन इन टाइप्स में कॉमन क्या चीज़ आपको मिलेगी, वो ये है प्रेजेंस ऑफ सैड, एम्प्टी और irritable mood accompanied by somatic and cognitive changes that significantly affect the individual capacity to function. जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के जो टाइप्स हैं, जो टाइप्स आप पढ़ेंगे, उनमें जो चीज़ आपको कॉमन मिलेगी वो होगी प्रेजेंस ऑफ सैड मूड. एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा खफा फील कर रहा होता है, बड़ा खाली खाली सा फील कर रहा होता है. एक इरिटेशन इसको होती है, एक इरिटेबल मूड होते हैं. इसमें सोमैटिक चेंजेस भी इन्वॉल्व होंगे, उसमें कोग्निटिव चेंजेस भी इन्वॉल्व होंगी, जो कि किसी भी इंडिविजुअल की फंक्शनिंग की कैपेसिटी को अफेक्ट करती है. यानी कि एक इंसान नॉर्मल रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरह वो एक्शन परफॉर्म करता है, तो जिस तरह उसको परफॉर्म करना चाहिए वो उससे थोड़ा सा डाइवर्ट होकर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा सा उससे चेंज होकर परफॉर्म कर रहा है. तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये चीज़ जो है वो नॉर्मल नहीं है, थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रही है. तो उसको फिर हम स्पेसिफाई करते हैं कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर में से या किसी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में से वो कौन सी टाइप है, वो कौन सा टाइप का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जितने भी टाइप्स हैं उनमें ये चीज़ कॉमन है कि इन सारे टाइप्स में बंदे को सैड फील होता है, खाली सा फील होता है, इरिटेबल मूड होता है उसका, सोमैटिक कॉग्निटिव चेंजेस उनको थोड़ी सी फील होंगी, और इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है वो अफेक्ट होती है. ये तो सारा था कि इन टाइप्स में ये चीज़ें सेम होंगी, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिप्रेसिव डिसऑर्डर की ये टाइप्स बनी, इनमें डिफरेंस क्या है. तो जो चीज़ डिफ़र करेगी उनमें वो होगा ड्यूरेशन, टाइमिंग और प्रिज्यूम ईटियोलॉजी. कि अगर एक बंदा सैड, एम्प्टी या इस तरह टाइप का फ़ील कर रहा है, वो कितने अरसे तक फ़ील कर रहा है. अगर 2 हफ्ते तक उसने सेम फ़ील किया, तो वो एक अलग किस्म का डिप्रेसिव डिसऑर्डर है. और अगर उसने इस तरह की जो सिम्टम्स हैं या अलामात हैं, उसने अ, इतने टाइम तक फ़ील किया या इतने महीनों तक फ़ील किया या इतने साल तक फ़ील किया, तो उसकी टाइप्स फिर अलग होती हैं, वो अलग-अलग किस्म की टाइप्स होती हैं. कि अगर एक इंसान 1 साल तक जो है वो बहुत सैड और बहुत एम्प्टी और बहुत खफ़ा और बहुत अकेला-अकेला जो फ़ील कर रहा होता है, वो कौन-सी किस्म की है, और जो 2-3 महीनों तक उसकी फीलिंग्स जारी होती है, तो वो कौन-सी किस्म की है. तो यानी कि ड्यूरेशन, टाइम और प्रिज्यूम इटियोलॉजी जो है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको इन टाइप्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आपको चेंज मिलेंगी. अब आते हैं इनके सिम्टम्स की तरफ कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर आपको किसी भी शख्स, किसी भी बंदे में अगर ये वाले सिम्टम्स नज़र आए, तो इसका मतलब है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर है. और डिप्रेसिव डिसऑर्डर की फिर कौन सी टाइप है, तो वो आपको ड्यूरेशन, टाइम और प्रिज्यूम ईटियोलॉजी की हेल्प से ही मिलेगी. आप उनका ड्यूरेशन नोट करेंगे, टाइम नोट करेंगे, कितने अरसे से उसको ये मसला है, कितने ड्यूरेशन से उसको, मतलब कितना ड्यूरेशन होता है. तो ये सब जो है आप नोट करेंगे, और
तब आपको पता चलेगा कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कौन-सी टाइप है। बहरहाल, सरसरी अगर आप एक शख्स में ये वाली चेंजेज़ नोट करते हैं, ये वाले सिम्पटम्स आपको उनमें नज़र आते हैं, तो आप फ़ौरन से समझ जाएँगे कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। कौन-सी टाइप है, वो आगे आप इस लेक्चर में सीखेंगे। अगर साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स की बात की जाए डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, तो साइकोलॉजिकल क्या सिम्पटम्स होती हैं कि हेड मे रिवर्बरेट विद सेल्फ रिकमेंडेशन। सादी ज़बान में अगर आपको बताऊं तो वो जो बार बार सोची आ रही होती हैं, जहन में बार बार वो बात रिपीट हो रही होती है, उसने ये बात क्यों की, उसने ऐसे क्यों कहा, उसने मुझे यूं क्यों कहा, वो बातें जो बार बार जहन में रिपीट हो रही होती हैं, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आ रहा होता है। दूसरा साइकोलॉजिकल सिम्पटम क्या है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, कि डिफ़िकल्टी इन पेइंग अटेंशन। अटेंशन पे करने में डिफ़िकल्टी होती है उस शख्स को मसला होता है, वो आसानी से किसी चीज़ को अटेंशन नहीं पे कर पाता। तीसरा क्या है, व्यू थिंग्स इन अ वेरी नेगेटिव लाइट। हर एक चीज़ को बड़ा नेगेटिव तरीके से देखता है, हर एक चीज़ में बड़ी नेगेटिविटी निकालता है, ये सोचता है। देखिए, जो नॉर्मल बंदा होता है, दे मे बी पेसिमिस्ट, दे मे बी ऑप्टिमिस्ट, लेकिन जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार वाले बंदे होते हैं, वो पेसिमिस्ट ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव थिंकर ज़्यादा होते हैं। उनके सामने अगर एक बंदा होगा, वो बहुत ज़्यादा यानी कि अगर वो सब बहुत फ्रेंडली भी है, बहुत नाइस भी है, लेकिन वो शख्स क्या करेगा, उसके अंदर वो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसको वो ज़्यादा कैच करेगा। और डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले लोग जो होते हैं, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स नेगेटिविटी। उनको नेगेटिव चीज़ें जो हैं, वो बहुत जल्दी वो उसको कैच करना शुरू कर देते हैं, और वो जो भी चीज़ उनको नज़र आती है, चाहे वो दुनिया है या चाहे वो कोई कलर है, चाहे वो ड्रेस है, चाहे वो कोई शख्स है, कोई पेट है, कोई एनिमल है, कोई घर है, जो भी है, उसको बड़े नेगेटिव लाइट में लेगा, बहुत नेगेटिव तरीके से उसको परसीव करेगा। यानी कि अगर मौसम अच्छा है तो वो कहेगा कि मतलब उसमें कोई नेगेटिव सोच करेगा कि सर्दी बहुत लग रही है, या क्या हर वक्त बारिशें हो रही होती हैं, कुछ भी, लाइक कभी उसके जहन में पॉजिटिविटी नहीं आती, और एक किस्म की सिवियर टाइप में जाता है, क्योंकि आम इंसान भी नेगेटिव भी सोचता है, पॉजिटिव भी सोचता है, लेकिन जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले थे, वो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। एंड another psychological symptom will be tend to lose hope। डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले लोग जो होते हैं, वो उम्मीद बहुत जल्दी हार जाते हैं, बहुत जल्दी वो गिव अप कर जाते हैं, बहुत जल्दी वो उनकी उम्मीदें जो हैं वो पस्त हो जाती हैं, बहुत जल्दी वो कह देंगे कि भाई मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, उम, ये मेरे टाइप की चीज़ नहीं है। हेल्पलेसनेस का शिकार होते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में ये सरसरी सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब आते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के फिजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स तो हमने पढ़ लिए, फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। फटीग होता है, लो एनर्जी होती है, फिजिकल एक्स एंड पेन्स होती हैं। यानी कि जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं, उनको हर वक्त अपना बड़ा थका थका नज़र आता है, हर वक्त वो थके हुए होते हैं, चाहे वो सारा दिन कुछ भी ना कर रहे हो, फारिग बैठे हो, लेकिन उनके जिस्म में दर्द हो रहा होगा, उनको पेन फील हो रहा होगा, एनर्जी बड़ी डाउन होगी, उनकी लो एनर्जी होगी। मतलब अलामात इतने हद तक सीवियर हो जाते हैं कि उनको लगता है शायद उनके कोई मेडिकल इशू है, शायद उनका एचबी लो हो गया होगा, या शायद उनके कोई और कोई बीमारी होती होगी, तो जाके वो मेडिकल स्पेशलिस्ट से अपना चेकअप करवा रहे होते हैं, या किसी भी डॉक्टर से। तो हालांकि उनकी कोई अपेरेंट फिजिकल कॉज नहीं होती सिम्टम्स की, कोई बीमारी उनको नहीं होती, लेकिन वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से उनको फिजिकल सिम्टम्स फील हो रहे थे, थकान फील हो रही थी, लो एनर्जी फील हो रही होती है, और हर वक्त उनको बॉडी में जो है वो पेन फील हो रहा होता है। अच्छा, डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले लोगों की स्लीप जो है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। टाइपिकली दे फील एग्जॉस्टेड, हर वक्त एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे। दो किस्म के मसले होते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले लोगों के साथ। या तो उनको सोने में बहुत डिफ़िकल्टी फ़ील होती है, बड़ी मुश्किल से उनको नींद आती है, नहीं आती है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले लोग जागे बैठे होते हैं, उनको नींद नहीं आ रही होती। और या तो वो कुछ ज़्यादा ही सो रहे होते हैं, हद से ज़्यादा सोते, सारा दिन सोए पड़े रहेंगे, 10 घंटे से ज़्यादा सोए पड़े रहेंगे, और जब जागेंगे तो भी उनको थकान फ़ील हो रही होगी। सारा दिन सोए पड़े रहेंगे, जब भी जागेंगे तो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे बस थके हुए हैं, जैसे घर का सारा काम इन्होंने ही किया हुआ है। क्योंकि वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, तो उनको स्लीप डिसऑर्डर भी साथ में स्टार्ट हो जाता है। या तो बिल्कुल नींद नहीं आती,
अ, और अगर सो रहे होते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंटली वो बार-बार जाग रहे होते हैं। आप देखें आधी रात को भी एकदम से उनकी आँख खुल जाती है, फिर सोते हैं, फिर एकदम से उनकी आँख खुल जाती है, फिर सोते हैं, फिर एकदम से उनकी आँख खुल जाती है। या तो उनको ये मसला होगा या तो वो कुछ ज़्यादा ही सोना शुरू कर देंगे। सारा दिन पड़े रहेंगे, 10 घंटे से ज़्यादा सोना शुरू कर देंगे। ये यानी कि उनकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जबकि आम इंसान जो है, उनकी प्रॉपर एक स्लीपिंग टाइमिंग्स होती हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर और एपेटाइट की अगर बात की जाए तो ऐसे लोगों को अगेन या तो वो बिल्कुल उनको खाने का जायका ही नहीं फील होगा, उनकी भूख ही मिट जाएगी, भूख नहीं लगेगी डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले लोग जो होते हैं। या तो वो कुछ ज़्यादा ही खाना शुरू कर देंगे, हद से ज़्यादा। 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो अपसेट फ़ील करना शुरू कर जाएँ तो उनको बिल्कुल भूख नहीं लगती, और एक वो किस्म के लोग होते हैं जो अपसेट फ़ील करना शुरू हो जाए तो उनको हद से ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, वो हद से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं, तो यानी कि उनकी एपेटाइट जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो लिम्ब्स हैं, दे फील देयर लिम्ब्स हैवी, बड़ा हैवी उनको अपना फील होता है, उनको उनका अपना बदन बड़ा भारी भारी महसूस हो रहा होता है। अगेन एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं, जैसे घर का सारा काम जो है वो इन्होंने ही किया है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले लोगों के थॉट्स एंड मूवमेंट्स की अगर बात की जाए, सरसरी सा आपको बता रही हूँ, दो किस्म के उनके इश्यूज होते हैं थॉट्स एंड मूवमेंट्स के बारे में। या तो साइकोमोटर रिटार्डेशन का शिकार होंगे या उनको साइकोमोटर एजिटेशन की कंप्लेन होगी। साइकोमोटर रिटार्डेशन क्या है? बहुत स्लो डाउन जो हो जाते हैं फिजिकली, मेंटली, उनकी मूवमेंट, थॉट्स, रिएक्शंस स्लो हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ पे वो सोचेंगे भी तो काफ़ी सारा टाइम लेंगे, कि कंफ्यूज होंगे कि इसको कैसे सोचें, कैसे इसको हल करें। उनके हाथ में आप पैसे पकड़ा दें, उनको कहें कि इसमें से 25 रुपये मुझे दे दें, 25 अपने पास रख लें, या 30 रुपये मुझे दे दें, 20 अपने पास रख लें। तो उनको थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी अपना आप स्लो शो करेंगे, पैसे को काउंट करेंगे कि पूरे हैं या नहीं, मैंने सही से काउंटिंग की है या नहीं। रिएक्शन उनका स्लो होता है, मूवमेंट उनकी स्लो होती है। और या तो फिर साइकोमोटर एजिटेशन होती है। साइकोमोटर एजिटेशन में क्या है? सुकून से नहीं बैठेंगे, हिलते झूलते रहेंगे, या तो हाथ हिलाते रहेंगे या पैर हिलाते रहेंगे, या इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, चलते फिरते रहेंगे। सुकून से नहीं बैठा जाएगा उनसे। दो किस्म के जो है वो एक सिम्टम्स उनमें नज़र आएंगे, या तो साइकोमोटर रिटार्डेशन होगा या तो साइकोमोटर एजिटेशन। अच्छा, सोशल विड्रॉल जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कॉमन है। दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये डिप्रेशन के शिकार के जो लोग होते हैं, सोशल विड्रॉल उनमें बहुत कॉमन होता है। अकेले बैठेंगे, खामोश बैठेंगे, इवन कि अपने अपीयरेंस को भी वो निगलेक्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि या सोसाइटी से या सोशल गैदरिंग को वो अवॉइड करें, लोगों के बीच में ना बैठें, अकेले तन्हाई पसंद हो जाते हैं। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले लोग या डिप्रेशन का शिकार लोग जो होते हैं, वो डिप्रेशन में जब चले जाते हैं, वो ऐसी जगह में बैठना पसंद करते हैं जहाँ पर वो अकेले रहें। अकेले बैठे रहेंगे तो अपनी वो सोचें उनके दिमाग में आती रहेंगी, वही जैसे मैंने कहा ना, उनके दिमाग में वो सेम सोचें बार बार रिपीट हो रही होती हैं। तो ये वाले काम जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाले लोगों में कॉमन है, जिसमें आता है थॉट्स अबाउट सुसाइड। सुसाइड के बारे में उनको थॉट्स आ रहे होते हैं, एंड दिस इज़ समथिंग दैट शुड नॉट बी टेकन लाइट। जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, इसमें चेक किया जाता है कि इनका डिप्रेशन कितना सिवियर है, तो उसमें ये भी चेक किया जाता है सुसाइडल थॉट्स इनके कितने आ रहे हैं, बिकॉज दिस कैन इवेंचुअली लीड टू सुसाइडल अटैम्प्ट्स। तो इसलिए दिस इज़ कॉमन। एंड अनदर सिम्टम ऑफ द डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज़ द लॉस ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट। इसके अलावा भी काफ़ी वो एक्टिविटीज़, हॉबीज़ जिसमें इंसान को मज़ा आ रहा होता है, जो इंसान जो है वो इसको इंजॉय करके, कोई हॉबी होती है, कोई एक्टिविटी होती है जिसको बड़ा इंटरेस्ट लेके उसको परफॉर्म करता है, उन एक्टिविटीज़ में भी वो अपना इंटरेस्ट जो है वो खो जाते हैं। दे लूज देयर इंटरेस्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़, इन ऑल दोज हॉबीज़ विच दे यूज टू enjoy इन द पास्ट। तो ये दीज वर द सिम्टम्स, ये वो अलामात हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के। सरसरी सरसरी मैंने बताया, यानी कि जो सामने स्क्रीन पे आपको टाइप्स नज़र आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इन सारे टाइप्स में आपको ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आएंगे। ये कॉमन है। जो डिफ़र करता है इसके अंदर वो क्या चीज़ है? वो है ड्यूरेशन, टाइमिंग एंड प्रिज्यूम एटियोलॉजी, कि इसमें कौन कौन से एटियोलॉजी जो है वो आपको नज़र आएंगे।
अच्छा, इसके जितने भी ये टाइप्स थे, जो टाइप्स हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, जो आगे हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे लेक्चर में। इसके अलावा भी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको हम कवर करेंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो उसको हम किन-किन मतलब कौन-कौन से इस तरह एरियाज़ हैं जो किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में हम कवर करेंगे। उसमें होगा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, हम कोशिश करेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, diagnostic features, associated features supporting diagnosis, prevalence, development and course, risk and prognostic factors, gender related diagnostic issues, suicide risk, functional consequences, differential diagnosis, comorbidity, ये सारे जो हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी को भी साथ लेके हम ये सारे एरियाज़ कवर करेंगे। कोई सा भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हम इस सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे तो हम उनमें ये वाले एरियाज़ जो हैं कवर करेंगे कि क्या चीज़ें डिफ़र करती है इसमें, और कौन-कौन से दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं उसके साथ ये काफ़ी कोमॉर्बिड कर रही है, कौन सी कॉमनैलिटी इसके अंदर शो हो रही है। या ईज़ी करके अगर आपको बताऊँ कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम किस तरह कवर करेंगे, तो सामने स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगा उसका, कि कौन कौन से क्राइटेरियाज किस डिसऑर्डर के नज़र आए तो हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी किस्म का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। एपिडेमोलॉजी, कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके अलावा हम उसके फैक्टर्स भी कवर करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में अपने रोल प्ले करते हैं। जिसमें आता है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होगा कि आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन है, अगर वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज होता है। और इसके अलावा बाकी भी जो चेंजेस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। सोशल फैक्टर्स जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में अपना रोल प्ले करते हैं वो हम पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं कोई भी डिसऑर्डर कॉज करने में, वो हम डिस्कस करेंगे। और एंड में हम ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं कि आप खुद भी उसको, यू कैन ऑल्सो हेल्प योर ओन सेल्फ, कि किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचने के लिए, उससे निकलने के लिए आप कौन कौन से ट्रीटमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, और अपने आप को एक सेफ साइड पे रख सकते हैं, या आपके अपने कोई जानने वाले आप उनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिसऑर्डर विल ऑल्सो भी डिस्कस। साथ साथ हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी को भी डिस्कस करते रहेंगे, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी की हेल्प लेके आपको डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल समझाया जाएगा ताकि आपको आसानी से समझ आए। क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ूँ या DSM-5 पढ़ूँ। तो दोनों को मिला के पढ़ें, क्योंकि दोनों को जब मिला के पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ आता है आपको। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, कोई क्वेश्चन है आपका, कोई सजेशंस है, फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो के लिंक्स को, चैनल के लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कोई फ़ायदा हो। बाकी जो लोग जो इस सीरीज़ में इनरोल होना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनके लिए ये सीरीज़ जो है वो हेल्पफुल साबित हो। और इसके अलावा अगेन शेयरिंग इज़ केयरिंग, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।